एक जाबाज। मौत ने जिससे मानी हार, अपनी मां का गुरूर, भारत मां का सपूत, चेतन जीता। हम आज एक ऐसे फौजी की बात करने जा रहे हैं जो पहचान का मोहताज नहीं है। उसे आज पूरा देश जानता है। सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता, जिसने सीने पर 9 गोलियां खाने के बाद ऐसी वापसी की कि पूरी दुनिया ये सोचने लगी कि आखिर किस मिट्टी का बना है ये शख्स। कैसी मां ने तैयार किया होगा इस वीर को। अब चेतन छोटा बच्चा था, जब से बहुत जिम्मेदार व्यक्ति था। कभी भी मेरे को कभी भी परेशानी आती थी तो सबसे पहले खड़ा होकर मेरे से कहता था, मम्मा मैं हूँ ना, आप क्यों परेशान होती हो, क्यों डरती हो? क्यों डरती हो? हाँ, और कभी किसी चीज से डरता नहीं था वो। माँ की बात तो आपने सुन ली, पर कहते हैं कि एक फौजी के लिए सबसे बड़ी माँ उसकी कर्म भूमि होती है। आज न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपको लेकर जा रहा है चेतन चीता की असली कर्म भूमि में। आज आप सुनेंगे कि कैसे ये फौलादी इरादे वाला सपूत अपने कर्म को लेकर समर्पित है, कैसे वो मौत को भी मात देने में माहिर बना। और हमें उम्मीद है कि इन तस्वीरों को देखकर फिलहाल स्वास्थ्य लाभ कर रहे चेतन भी उतने ही खुश होंगे जितनी खुशी हमें उनसे जुड़ी बातें दिखाने में हो रही है। तो लाल चौक का ये एपिसोड उसी जाबाज के नाम, चेतन चीता के नाम। का एक स्लोगन था जो हमको बहुत अच्छा लगा, 100 दिन गीदड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है एक दिन शेर की जिंदगी जी लो। प्रणाम साहब, देश में दुश्मन के साथ साथ आप मौत को भी मात दे दिया है। चेतन चीता सर के सुपरविजन में हमने 14 फरवरी से पहले भी लगभग दर्जनों ऑपरेशन हम कर चुके थे। कश्मीर का सुंबल श्रीनगर सिटी से 1 से 1.5 घंटे के बाद आता है, जहां है सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन, जिसको चेतन 14 फरवरी के पहले कमांड करते थे। कश्मीर में सीआरपीएफ का वो बटालियन जिसके कमांडर की चर्चा इस कदर हुई कि हर कोई जानना चाहता था कि किस हिम्मत के तहत वो कर रहा था अपनी ड्यूटी, किस तरीके से आखिर उसने जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई जीत ली। उसके दुश्मन के हौसले तो एक बार पस्त हो गए, लेकिन 2 महीने के बाद जब उसकी वापसी हुई तो उसने कहा, मैं दोबारा आऊंगा यहाँ पर ड्यूटी करने। 45 बटालियन में मैं इस वक्त हूँ और आपने ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं चेतन चीता के बारे में, जिनको 9 गोलियां लगी, लेकिन 2 महीने के बाद दोबारा चीता की हो चुकी है वापसी। सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन, जिसे अब लोग चेतन की बटालियन के नाम से भी जानते हैं। इस बटालियन पर कश्मीर के उस इलाके की जिम्मेदारी है जहां से घुसपैठ की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, जहां लोकल मिलिटेंसी सबसे ज्यादा है। क्या हुआ था 14 फरवरी 2017 को? कहां लगी थी चेतन को गोली? कैसे उस दिन चेतन ने लीड किया था अपने जवानों को? आज आप सब देखेंगे, पर पहले इनसे मिलिए। उसके बाद मुश्किल से 2 घंटे के भीतर पूरी प्लानिंग कर ली गई और एक ऐसी पार्टी तैयार कर दी गई। ये पार्टी आप जो देख रहे हैं ये वेल ट्रेन्ड है, कमांडो लेवल की इनके पास ट्रेनिंग होती है, और इनके साथ सीओ यानी कि जो कमांडर थे चेतन चीता, उनको निकलना था। ये सारे वही लोग हैं। कुछ लोगों से तो मैं आपको जब बात कराऊंगी कि उस दिन उनके साथ मौजूद थे, लेकिन उससे पहले डिप्टी कमांडेंट निरंजन इस वक्त मेरे साथ हैं, सर के साथ थे, यानी कि चेतन चीता के साथ थे। पूरा यही माहौल बना हुआ था सर उस दिन। जी मैडम, चेतन चीता सर के सुपरविजन में हमने 14 फरवरी से पहले भी
लगभग दर्जनों ऑपरेशन हम कर चुके थे। ये जो 14 फरवरी का ऑपरेशन था, उससे पहले 22 नवंबर 2016 को एक जॉइंट ऑपरेशन, यहाँ पर आमतौर पर जॉइंट ऑपरेशन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी 45 सीआरपीएफ के कोऑर्डिनेशन से ही किया जाता है। 22 नवंबर को चेतन सर के सुपरविजन में 2 आतंकवादी मारे गए। उसके 3 दिन के बाद फिर उसी गांव हाजिन में 25 तारीख को फिर 2 आतंकवादी मारे गए। 10 जनवरी को फिर एक आतंकवादी मारा गया। 19 जनवरी को एक ऐसा खूंखार आतंकवादी जो बॉम्बे कांड का जकीर रहमान लखवी का भतीजा था, वो मारा गया। ये सभी ऑपरेशन चेतन सर के सुपरविजन में ही हुए। उसके बाद 14 फरवरी को फिर उसी प्रकार से ये ऑपरेशन तैयार किया गया। निरंजन जी, सारी वही पार्टी है जो मौजूद थी। अभी आप, मैंने देखा कि आप तैयार करवा रहे थे, तो आपने जब उस दिन इनको कमांड किया तो आपको पता था कि ऑपरेशन इतना बड़ा होगा? जिस प्रकार से हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, हमने बड़ी ही आसानी से आतंकवादियों को मारा है। लेकिन ये कमांडर पर, आपको ये जो कमांडर मुझे नजर आ रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग पर, इनके काम पे कितना भरोसा है आपको? ये और मेरे सीओ चेतन सर, मैडम मैं आप उन सर के बारे में और इस पार्टी के बारे में बताना चाहूँगा। चेतन सर का दिल, दिमाग और जज्बा उनके शरीर से कई गुना बड़ा है। वो इसीलिए उनकी पहचान बाकी सैनिकों से अलग होती है। वो एक सीआरपीएफ के निडर ऑफिसर है, ऑपरेशन के माहिर आदमी है और कभी पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं है। यानी कि जब चेतन चीता, जब उन्होंने कमांड दिया था उस दिन, जिस तरीके से आपने देखा, अभी डिप्टी कमांडेंट के कमांड के बाद सीओ आते हैं, यानी कि जो कमांडर होते हैं वो आते हैं फाइनल ब्रीफिंग करने के लिए, अपने कमांडो से पूछने के लिए कि उन्हें जानकारी रहे कि वो इतना बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। उस दिन जब तैयारियां होती हैं किसी भी ऑपरेशन को लेकर के, एक कमांडो के लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है? हम सब चेतन साहब के साथ ही थे। हम डीसीओपी ओपीएस साहब के साथ थे। जब वहाँ पे ऑपरेशन शुरू हो गया तो चेतन साहब अंदर थे, हम बाहर थे ओपीएस साहब के साथ। आपका नाम क्या है? यूनुस। यूनुस, आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ। सीआरपीएफ कब ज्वाइन किया था आपने? मैंने मैम 11 जनवरी 2006 में ज्वाइन किया था। पूछ सकती हूँ क्यों? यहाँ के हालात ऐसे इसलिए पूछ रही हूँ। आप उन कश्मीरियों के साथ क्यों नहीं है? देखिए मैम, हमारे जो फादर हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, हेडमास्टर हैं वो, तो मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। तो उनके बिना परमिशन के मैं सीआरपीएफ में आया हूँ। मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते ऐसे भर्ती हुई तो मैं अचानक ऐसे आया था। तो मैम जब तक, जहाँ तक मैंने देखा कि फोर्स तो अच्छी है, बट ऐसे अगर हमारे यहाँ के लोकल कश्मीरी लड़के ऐसे राइफल उठाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 महीने तक वो जिंदा रहते हैं। लेकिन आज भी आपके हाथ में जब AK-47 है, आपके बदन पे ये वर्दी है, कैसा लगता है आपको जब सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर? बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत अच्छा लगता है। जब हम वर्दी पहनते हैं, 47 उठाते हैं तो काफ़ी जज्बात हमारे शरीर में पैदा होते हैं। हम ऑलवेज रेडी रहते हैं हमेशा ऑपरेशन ड्यूटी के लिए। जैसे आदेश दिया जाता है उसी हिसाब से हम काम कर रहे थे। कितना, जब एक बार अगर ग्राउंड में चले गए तो कितना खतरा? नहीं मैडम, खतरा तो बना रहता है, लेकिन कुछ करना भी है देश के लिए, वो जज्बा अंदर से रहता है। हाँ। और अपने जो सर रहते हैं उनके सुपरविजन में जैसा आदेश होता है वैसा आप जिस इलाके में हैं तो यहाँ पर नॉर्मल मिलिटेंट से पाला नहीं पड़ता है, या तो वो पाकिस्तान से आया हुआ आतंकी होता है या फिर लोकल होता है। कितना बड़ा चैलेंज है कमांडो के लिए? नहीं मैम, इतना बड़ा चैलेंज तो खैर होता है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होता है, ऑपरेशन हो जाता है। वो दिन कुछ और ही था। उस दिन को यहाँ मौजूद कोई भी जवान आज तक भूल नहीं पाया, और भूले भी कैसे। उस काले दिन के कारण ही तो चेतन इनसे अलग हो गए। हमारे सीओ साहब बहुत अच्छे थे। हम चाहते हैं दोबारा हम उनके सुपरविजन में ऑपरेशन करें, वो हमारे साथ दोबारा हमारे 45 बटालियन में आए, और हम चाहते हैं वो जल्दी ही ठीक होकर 45 में आए। हमारे वो भी चाहते हैं कि वो दोबारा इसी वर्दी को पहने और आप लोगों को यहाँ पर दोबारा आकर के कमांड करे। कहिए कुछ चेतन चीता के लिए क्या कहेंगे आप? सर बहुत बहादुर थे और वो इसी बटालियन में आए और हमारे साथ ऑपरेशन करें। हमको बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहना, और साथ में खाना खाते हैं, पास में रहते हैं और ऑपरेशन भी अच्छा करते हैं। जी मैम, चेतन साहब इतने अच्छे आदमी थे कि हमारे साथ में ऑपरेशन में हमारे कंधे से कंधा नहीं, लेकिन हमारे से 2 कदम आगे बोले मैं बटालियन का मुखिया हूँ,
तो मैं सबसे आगे रहूंगा, मेरे पीछे पूरी बटालियन रहेगी। लेकिन आज इन जवानों को कमांड करने के लिए भले ही चेतन यहाँ पर इनके बीच ना हो, पर उनका जज्बा यहाँ के जर्रे जर्रे में मौजूद है। कहते हैं ना कि जब लीडर जब कड़क हो, उसके जब इरादे फौलाद के हो, तब तो उनके जितने भी उनके पीछे होते हैं उनमें भी वही हौसला दिखता है। देखिए चेतन आज यहाँ पर चाहे इस बटालियन में मौजूद नहीं हो, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि अब भी उनका जो नाम है वो गूंज रहा है। वो मैं तो जरूर ये चाहूंगी कि वो टीवी पर इसे देखें और अपने इन जवानों की बातों को समझे और फील करें और दोबारा जल्दी से ठीक हो करके वो इसी बटालियन को कोऑर्डिनेट करें। उस दिन चेतन के साथ उनके वो सारे कमांडो तैयार थे जो अक्सर चेतन के साथ ऑपरेशन में जाया करते थे। आज हमारे साथ वही कमांडो थे जिनकी एक अलग पहचान है सीआरपीएफ में। इस टुकड़ी को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी माना जाता है। आइए सुनिए कैसे एक तरफ घात लगाए बुज़दिल आतंकवादी थे और दूसरी तरफ चेतन अपनी टीम के साथ। याद है कुछ वो दिन 14 फरवरी 2017 क्या हुआ था? जब ऑपरेशन का ऊपर जब हमला करने के लिए बताया गया, इतना बजे हम लोग हमला करेंगे, चीता साहब ब्रीफिंग किया, इतना बजे हमला करेंगे। सब ब्रीफिंग होने के बाद प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद सबसे आगे चीता साहब रहा, उसके पीछे हम लोग रहे। कब लगा आपको कि सर को जब बुलेट जब लगी, वो तो जब कब समझ में आ गया आपको कि नहीं कुछ गड़बड़ है? कार्डन लग गए थे, कार्डन लगते फायरिंग हुआ। दुश्मनों ने पहले फायरिंग किया, हम लोगों के ऊपर फायरिंग किया, उसके बाद हम लोगों ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाब लगने के बाद हम लोगों के ऊपर फायरिंग आया, हम लोगों में फायरिंग आया। कुछ जवान को गोली लगी, गोली लगने के बाद उनको उठाने के चक्कर में हम लोगों को भी गोली लगी। आपको कहाँ लगी थी? हमें तो टांग में लगी थी, हम लोग ठीक हो गए। जी, हमको इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं इस गांव में, तो हमें सुबह सवेरे शाम को इन्फॉर्मेशन थी और जो हमने ब्रीफिंग की, सब कुछ पार्टी को तैयार कर लिए। हमारे साहब हमेशा हमारी पार्टी के आगे आगे कमांड करते थे। जब हम सुबह वहाँ हजिन गांव में पहुँचे, ऑपरेशन शुरू किया, पार्टियाँ लगी हुई थी। जब दुश्मनों ने हमारे ऊपर मिलिटेंटों ने फायरिंग की, तब हमने उनका जवाब देने के लिए अपना पोजीशन ली और शुरू कर लिया, जिसपे हमें चेतन साहब को गोली लगी थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही कहा था, कुछ ऐसी लाइन कही थी आपको? क्या कहा था? ऐसे बोले थे कि हम वर्दी पाने अपने देश के लिए पाने हैं, देश के लिए अपने प्राण भी चले जाए तो हमें देना चाहिए, आगे बढ़ के लड़ना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना है कभी भी। चेतन के इस बटालियन से जाने के बाद कमान आ गई है नए कमांडो के हाथ में, जो चेतन की तरह ही बहादुर हैं। नाम है इकबाल अहमद। फोर्टी बटालियन में चेतन चीता का ऑफिस, जहां पर वो बैठते थे और वहीं से वो सारे इस पूरे इलाके पर नजर बना करके रखते थे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। आइए वहां तक आपको लेकर के मैं जाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, कमांडेंट इकबाल अहमद साहब ये अब उनके जगह पर आ चुके हैं, अब उनके ऑफिस में है, इस जगह पर तैनात है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर चेतन चीता उनका नेम प्लेट लगा हुआ था। हालांकि उनके हर एक हिस्से में 45 बटालियन का हर एक हिस्सा चेतन के नाम पर काफ़ी खास है। मिस्टर इकबाल अहमद हमारे साथ में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड पे। सर, आप इस वक्त चेतन की कुर्सी पे हैं और अब उनके बाद एज ए कमांडर 45 बटालियन का पूरा कार्यभार आप पर है। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा फील हो रहा है आपको इस 45 बटालियन के नाम पे? मुझे ये जवाबदारी बहुत अच्छी लग रही है कि मुझे हमारे विभाग ने चेतन चीता के हादसे के बाद चुना, क्योंकि यहाँ मैं पहले भी 11 से लेकर 15 तक इस डिस्ट्रिक्ट में काम कर चुका हूँ। शायद यही एक वजह थी कि हमारे डीजी महोदय ने मुझे इस चैलेंज के लिए चुना और मैं आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि चेतन की जगह पे मैं अपने आप को पूरी तरह से साबित कर सकूं। पूरे इलाके में एक बड़ी चुनौती है, तो आप ये हमेशा इस बात को 24 आवर्स आप इस बात को फील करते हैं, जो आपको लगता है कि चेतन भी फील करते होंगे? बिल्कुल, ये बांदीपुर जिले का सुंबल में नादखाई। सर, एक मैप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप उसमें हमें थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? बिल्कुल, हाँ। तो ठीक है, मैं आपको मैप पे ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो हादसा हुआ है
जो घटना चेतन के साथ में हुआ था वो कहाँ पे हुआ है। तो आइए हम भी आपको दिखाते हैं। सामने एक मैप है कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं और ये पूरा हादसा कहाँ पर घटा था और क्यों कहा जाता है संभल को कि ये मोस्ट डेंजरस है कश्मीर में, और यहाँ भी खतरा बहुत ज्यादा होता है। कहाँ पर है सर इस वक्त हम? आप देखें कि ये यहाँ पे इस मैप में हमारे बटन हेडक्वार्टर लिखा हुआ है, जहाँ पे मैं आपकी टीम के साथ में मौजूद हूँ। यहाँ से आप देख रहे हैं कि थोड़ा बाएं साइड में जाने के बाद थोड़ा ऊपर एक प्लाटून है जहाँ पे हाजिन हमने शो कर रखा हुआ है। यहीं पे 13 राष्ट्रीय राइफल की एक F कंपनी भी है, और ये इसी इलाके में, इसी पहाड़ियों के बीच में ही यहाँ पे ये हादसा हुआ है। सर चेतन चीता को आप कैसे याद करते हैं? चेतन मेरा एक जूनियर ऑफिसर था। मेरी पहले मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन वो एक अच्छे अफसरों में गिना जाते थे, और इसी की वजह से उनको जब वो दिल्ली में उनकी तैनाती थी, वहाँ से ये जगह दी गई ताकि यहाँ की जो चुनौती है उसके लिए एक योग्य एनर्जेटिक अफसर डिपार्टमेंट ने चुना। लेकिन सर आपको क्या इस बात पे गर्व होता है? क्या आप सोच करके आपको खुशी होती है? बिल्कुल, ये मेरे लिए एक चुनौती थी। मतलब हमारे, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट ने यहाँ पे चेतन की जगह पे एक सूटेबल अफसर के चुनने की जब बात हुई तो मेरा नाम शायद मेरी पिछले कवायद की वजह से चुना गया, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस बटालियन को कमांड कर रहा हूँ जहाँ पे एक शेर जैसा अफसर रह चुका है। इस दिन भी हर तरफ वहाँ शांति लग रही थी। हमारी टीम ने जो अनुभव किया उसका जिक्र करने से बेहतर है आप भी तस्वीरों को देखकर महसूस करें। वहाँ सारे लोग मौजूद थे सिवाय चेतन के, पर हमारे जाते ही सब लोगों ने हमसे ऐसी बात की जैसे चेतन तक मैं उनकी हर बात पहुंचा दूं। कुछ आंखें नम थी तो कुछ हमसे ही कुछ पूछना चाह रही थी कि बताइए हमारे शेर कैसे हैं, अब वो कब तक आएंगे, और कुछ ऐसे थे जो खुद को सचमुच संभाल नहीं पाए। सुनिए चेतन क्या कह रही है ये। पर मन में ये बात आई, व्हाई नॉट बुलेट टू मी। उनको लगा मुझे क्यों नहीं लगा, लेकिन ये डेस्टिनी है। और अब इनसे मिलिए, ये थे चेतन के कुक। हमें देखते ही कहा मैडम साहब से बोलना कि उनकी पीली दाल और सलाद इंतजार कर रहा है। जी हाँ, उनको पालक और मक्के की रोटी काफ़ी पसंद थी, और दिन के डाइट में सलाद पसंद करते हैं। आप कहाँ से हैं संजय? महाराष्ट्र से जी। तो आपने वहाँ के अगर है तो कुछ आप भी, मतलब महाराष्ट्र जो वहाँ के जो खाने का जो तरीका होता है महाराष्ट्रियन मराठी, तो उसको सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करते थे या फिर नॉर्मल चेतन? नॉर्मली खाते थे वो। क्या? दाल और मक्की की रोटी और सलाद। ऑयल बहुत कम पसंद करते हैं। हाँ। तो ये दाल भी आपने बनाई है? ये हाँ। इसी दाल के बारे में बात कर रहे थे। भावनाएं और चेतन के लिए लोगों का प्यार देखकर एक बार हम सब भावुक हो गए, पर आज इनकी आंखें खुशी में चमक रही थी। विश्वास और आश्वस्त होने का भाव था कि अब चेतन तक उनकी बात पहुंच जाएगी, और ऐसा हुआ भी। जब ये एपिसोड चल रहा है तो चेतन टीवी के सामने बैठे देख रहे हैं। यहाँ आने के पीछे हमारे कुछ और भी मकसद थे। इस पोस्ट से कुछ ही दूरी पर एक ऐसा गांव था जहां सिविलियन हो या फोर्स, एंट्री साफ मना है। वजह ये कि उस गांव में सबसे ज्यादा लोकल मिलिटेंट छिपे होते हैं। लश्कर ए तैयबा हो या हिजबुल, सीमा पार करने के बाद आतंक के लिए सबसे सेफ जगह माना जाता है। ये वही गांव है जहां चेतन को गोलियां लगी थी। 45 बटालियन से हमारी पूरी टीम अब निकल रही है, साथ में हमारी पार्टी है, और हमने दोबारा उसी पार्टी को अपने साथ रखा है जो उस दिन यानी कि 14 फरवरी 2017 के ऑपरेशन में चेतन चीता के साथ में थी। यहाँ से हम आपको लेकर के जा रहे हैं हाजिन गांव, वो गांव जहाँ पर शाम ढलते किसी भी फोर्स की गाड़ी को अलाउ नहीं किया जाता है, और वहीं पर चेतन ने कई आतंकियों को मार गिराया था। ये अलग बात है कि इसमें वो भी बुरे तरीके से घायल हो गए थे। चलिए चलते हैं हम लोग हाजिन गांव की तरफ। हाजिन में एंट्री एक अलग से सन्नाटे की तरह थी। जो रास्ते में बातचीत हुई सब यही कह रहे थे, देखिएगा रास्ते से ही पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी। हम पूरे रास्ते आशंका में रहे,
पर ऐसा कोई मौका नहीं आया, या कहें कि हमारी किस्मत अच्छी थी और हम बढ़ते रहे, पहुंच गए उस जगह पर जहां पर आपको लाना चाहते थे, उसी जगह पर जहां अभी तक किसी टीवी मीडिया ने आने की हिम्मत नहीं की थी। हमने यही सोचा कि जहां हमारे जवान अपनी जान पर खेलकर जा सकते हैं, तो हमें भी क्यों नहीं जाना चाहिए। देखिए कहां भिड़े थे चेतन के साथ आतंकवादी। हाजिन गांव का ये वही मोहल्ला है जहां पर आतंकवादी 14 तारीख की सुबह आकर के एक घर में छिपा हुआ था। ये इलाका 2 वजहों से बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला तो ये कि यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर और यहाँ से एंट्रेंस इतना नज़दीक है कि मिलिटेंट आते हैं और बंदूक की नोक पर किसी के भी घर में चले जाते हैं और जाकर के वहाँ पर पनाह लेते हैं और वहाँ से जाकर के प्लानिंग करते हैं। और दूसरी जो अहम बात है कि अगेन सुंबुल का ये इस गांव में भी पत्थरबाजी उस कदर होती है कि एक बार यकीन करना बहुत मुश्किल है। जैसे ही वो लोग यहाँ के लोग फोर्स की गाड़ी को देखते हैं, जितने भी पत्थरबाज होते हैं वो बाहर निकल करके आते हैं और पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। बहुत देर यहाँ पर हम लोग नहीं रुकेंगे क्योंकि कई मायनों में बहुत रिस्की है जो मुझे बताया गया है कि कुछ भी कभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन चलिए आइए आपको मैं उस जगह तक लेकर के जाती हूँ जहाँ पर पूरी मुठभेड़ हुई थी। आइए आपको दिखाती हूँ। जगह मैं दिखाऊंगी, मैं चाहूँगी कि आप देखिए एक काले रंग की गाड़ी आपको खड़ी हुई नजर आ रही होगी। ठीक उसी मोहल्ले में जो पास में जो घर है, ये मुठभेड़ उस जगह पर ही हुआ था। डिप्टी कमांडेंट निरंजन जो पूरे वक्त साथ में रहे थे चेतन चीता के, सर ये वही जगह है जो हम बता रहे हैं? हाँ मैडम, ये वही जगह है। हाजिन का ये पर मोहल्ला है जहाँ पर ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था और यहीं की वो वारदात है जिसमें कि सुबह के समय आमतौर पर यहाँ पर एक आरआर की कंपनी है और यहाँ पर थाना है। फाइनल ब्रीफिंग और जो असेंबली पॉइंट हम एक बोलते हैं वो इस जगह पर होता है। यहाँ पर आखिरी इंफॉर्मेशन के आधार पर एक छोटी सी प्लानिंग की जाती है और उसके बाद में हम आगे मोहल्ले में जहाँ की खबर होती है वहाँ पर ऑपरेशन। सर हमने एक बात देखा कि इस हाजिन गांव में कई घर हैं, तकरीबन आपने बताया कि 10,000 के घर के तकरीबन घर यहाँ पर मौजूद है। इस पूरे मोहल्ले में आप लोगों को कितनी दिक्कत आई थी उस दिन ऑपरेशन करने में, क्योंकि इससे किसी सिविलियन को भी चोट लग सकती थी, बुलेट लग सकता था। यही तो यहाँ की विडम्बना है। आपको यहाँ 2 लड़ाई लड़नी है। एक तो टेररिस्ट के साथ लड़नी, इतना क्राउडेड एरिया है कि एक घर के साथ दूसरा घर, दूसरे घर के साथ तीसरा घर, ऐसे आप सेपरेटली कोई घर आपको नहीं मिलता है। दूसरा, जब आतंकवादी से कांटेक्ट होता है तो गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और जो पार्टी लगी होती है उसके ऊपर पीछे से उस दिन भी हजारों आदमी पत्थरबाज थे। जब हम यहाँ पे आ रहे थे, हालांकि मैं ये भी जोड़ दूं कि मुझे कई बार मना किया गया, खुद डिप्टी कमांडेंट निरंजन जी और जो सीओ इकबाल अहमद साहब वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि मैं इस गांव में आऊं। लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ, बहुत कम टाइम यहाँ पर मैं दूंगी, क्यों इतना खतरा है यहाँ पर। मोर देन 90% लोग खिलाफ है, जो कि या तो वे दबाव में कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सभी खिलाफ है, लेकिन वो किसी न किसी ग्रुप के दबाव में ऐसा करते हैं कि वो मजमे के साथ शामिल होना पड़ता है। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो 45 बटालियन चेतन चीता, उस बटालियन को अब उनके नाम से भी जाना जाता है और यहाँ तक न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपको लेकर के आया है। हमारा मकसद था, हालांकि अभी तक किसी भी चैनल ने यहाँ तक कवरेज नहीं की थी। ये हाजिन गांव की वही जगह है जहाँ पर चेतन को 9 गोलियां लगी। ये बात अलग है कि जब वीर को उठना होता है, जब उसको अपने साहस को दिखाना होता है, तो किसी भी गोली का वो मोहताज नहीं होता है। हमारे रोंगटे भी खड़े हो गए थे। केवल इन जवानों की बातों को सुनकर ही लग रहा था कि क्या खौफनाक मंजर रहा होगा। किस्मत ही कहें कि आज चेतन हमारे पास है, पर यहाँ की नकारात्मक हवा लगातार हमें बोझिल कर रही थी। सोच रही थी कि यहाँ अगर आतंक की जड़ें यूं गहरी नहीं होती तो हमारे देश के किसी चेतन को सीने पर गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ती।
और अपनी ही जमीन पर रहकर खौफ और दहशत हमें परेशान नहीं करता। पर ऐसा कुछ हो भी तो बच्चों को हमेशा अपनी माँ को याद करना चाहिए। तो देखिए चंद मुट्ठी भर भटके लोगों के सामने कैसे भारत माँ के जयकारे लगे। शायद इससे भी वो अपनी राह समझ सके कि हम सब एक हैं। 45 बटालियन में भले ही आज चेतन चीता नहीं हो, लेकिन उनके दिए हुए बहादुरी के मूल मंत्र इन सारे जवानों के दिल में बस चुके हैं। शायद ये वजह है कि यहाँ पर आने के बाद मुझे हर जवान में चेतन चीता ही नजर आते हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की पूरी टीम की तरफ से चेतन चीता को सलाम है। भारत माता की जय।